Hello students, so today we are on lecture number 3 of SCRA Act 1956. तो अभी तक हमने लेक्चर में अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या देखा है, जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल. देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका ऑब्जेक्ट इस एक्ट का वो हमने देखा था, दैट व्हाई दिस एक्ट केम इनटू फोर्स. इंट्रोडक्शन लिया था. फिर उसके बाद हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी देखी थी. इसी सीक्वेंस में इसको पढ़िएगा. उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन पार्ट देखा था. डेफिनेशंस. फिर हमने देखा था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और उसकी कंडीशंस, कि रिकॉग्निशन कैसे हो सकती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, आप रिकॉग्निशन कैसे ले सकते हो, कैसे विड्रॉ हो सकती है रिकॉग्निशन, एवरीथिंग. उसके बाद हम आए थे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. पावर्स ऑफ सीजी. पावर्स ऑफ सीजी में मैंने 29A तक आपको कराया था डेलीगेट करने की, जिसमें मैंने बोला था 30th सेक्शन में जो पावर है दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. और पावर्स में हमारी जो मेन पावर्स है, फर्स्ट है टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज. सेकेंड वन इज टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स. थर्ड वन इज टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टू सस्पेंड बिजनेस, to prohibit contracts, to grant immunity and to delegate. उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था that was powers of SEBI. Powers of SEBI, ये हमने टॉपिक लिया था powers of SEBI, जिसमें हमारा था टू मेक और अमेंड बायलॉज और ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. उसके अलावा टू मेक रेगुलेशंस, टू इशू डायरेक्शंस एंड टू एडजुडिकेट. यहाँ तक हमने कवर किया था, लेकिन बीच में कुछ टॉपिक्स मैंने जो अभी नहीं कराए हैं, आई एम टेकिंग दीज टॉपिक्स नाउ. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 30 जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने किया था. और उसमें हमने ये किया था कि एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 30 सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक रूल्स, एंड जो 29A में हमने किया था. तो लेट्स टेक अप, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार. So I request all of you to please go according to the things which we are doing in the class, the way we are doing. इसी सीक्वेंस में आप रखें. बहुत से टॉपिक अब जो टॉपिक आएंगे वो रिपीटेड आएंगे, तो हम उनको थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि सेबी वाले चैप्टर में भी आपने उनको कर रखा है. और वेटेज वाइज अगर पूछा जाए तो अभी 6-7 मार्क्स तक का रह सकता है इस चैप्टर में. और एक क्वेश्चन आ सकता है, केसेस इसमें भी एड ऑन हुए हैं तो हो सकता है कोई केस आ जाए. तो फॉर the new topic is power to make rules. ये CG की पावर की बात कर रहा है as per section 30. तो section 30 empowers central government to make rules for the purpose of carrying into effect the object of this act by notification in the official gazette. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स. किसके लिए रूल्स? फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट. फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट. एंड विच एक्ट? SCRA एक्ट. ठीक है. और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, रूल्स शैल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट. अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है कि हमें इसको शॉर्ट में लेना है और जो मेन बातें हैं वो हमें समझनी है इस चैप्टर के बारे में. तो पावर टू मेक रूल्स, सीजी की पावर की बात कर रहा है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 30 की बात कर रहा है. पहले ये सिर्फ एक पैराग्राफ में दे रखा था, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. इन पर्टिकुलर सच रूल्स मे प्रोवाइड.
अब ये रूल्स किसके बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं? मैनर इन विच एप्लीकेशंस मे बी मेड, द पर्टिकुलर्स विच दे शुड कंटेन एंड द लेवी ऑफ फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। की एप्लीकेशन आपको कैसे लगानी है, उस पर फीस कितनी लगेगी, उसके बारे में रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैनर ऑफ एप्लीकेशन एंड उसके ऊपर फीस कितनी लगेगी। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको भी इसको वन लाइनर की तरीके से याद रखना है। आप अगर इतना याद लिख लेते हो तो आप इसको सेंटेंस बनाने की बोलते हैं ना काबिलियत होनी चाहिए। कैसे? द मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अमाउंट ऑफ फी टू बी लेविड। So this is how you can make it. And second one is manner in which any inquiry for the purpose of recognizing any stock exchange may be made. तो manner of inquiry for recognizing any stock exchange। किसी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देने के लिए किस प्रकार की इंक्वायरी करनी है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस व्हिच मे बी इम्पोज्ड फॉर ग्रांट ऑफ सच रिकॉग्निशन, इंक्लूडिंग कंडीशन एज टू द एडमिशन ऑफ मेंबर्स, कि किस प्रकार से आप मेंबर्स को अपने यहाँ पे एडमिट करेंगे। बी इज टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन दैट एरिया, कि भाई वो एक ही होगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या कितने होंगे। एंड इन द form in which such recognition shall be granted। तो recognizing any stock exchanges के और points क्या आप लिख सकते हैं इसमें, add on क्या लिख सकते हैं? Conditions which may be imposed for grant of recognition, यानी what are the conditions which may be imposed while granting the recognition। Secondly, including conditions for the admission of members, कि member कैसे admit होंगे stock exchange में। इफ द स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न्ड इज टू बी द ओनली, अगर वो पर्टिकुलर एक ही स्टॉक एक्सचेंज है उस एरिया में। अगर मैं यहाँ पे जयपुर की बात करूँ, जयपुर का जैसे हमारा जो है JSC अब तो बंद हो चुका है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसको रिकॉग्निशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो किस प्रकार एप्लीकेशन लगाएगा, वो एप्लीकेशन में कौन से फैक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगी वाइल ग्रांटिंग रिकॉग्निशन, मेंबर्स उसमें यानी ब्रोकर्स उसमें कैसे एडमिट होंगे, वो सारा मैनर कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्टिकुलर्स which should be contained in periodical returns and annual report। पर्टिकुलर्स यानी कि पर्टिकुलर्स का मतलब हो गया डिटेल्स, किसके? पीरियोडिकल रिटर्न्स। ये जो हमने ऊपर पावर डिस्कस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी पीरियोडिकल रिटर्न्स के में क्या कंटेंट जाएगा, क्या उसमें पॉइंट्स जाएंगे। और एनुअल रिपोर्ट जो हम सबमिट करने की बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो दैट पर्टिकुलर्स शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैनर इन विच any inquiry by governing body of stock exchange shall be made under documents which should be maintained and preserved। कौन से documents? मेंटेन्ड करने हैं, प्रिजर्व करने, और कितने पीरियड तक। नेक्स्ट इज मैनर इन विच इंक्वायरी बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल बी मेड। इंक्वायरी by governing body of stock exchange। Manner in which bylaws to be made or amended under this act। Bylaws to be made oblique amended। So please note it down।
लास्ट वाला पॉइंट मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर कवर्ड. इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, तो लेट्स टेक अप दैट ऑल्सो. तो सेक्शन 6 के बारे में इसमें बोला गया है. तो सेक्शन 6 में यही होता है कि पावर्स के आप कितने टाइम तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो कि 5 साल का टाइम पीरियड दे रखा गया है. देन इसके बाद है बायलॉज वगैरह के बाद है द मैनर इन विच एप्लीकेशंस में बी मेड बाय डीलर्स इन सिक्योरिटीज फॉर लाइसेंसेस अंडर सेक्शन 70. सो लाइसेंस किस प्रकार आप ले सकते हैं उसके बारे में दे रखा है कि लाइसेंस कैसे लेना है. तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस. ओके, सो नेक्स्ट इज, और साथ में उसके वो पूरा आ जाएगा फीस कितनी पे करनी है, एवरीथिंग शैल बी देयर. The requirements which shall be complied with. Requirements. किसके लिए requirements की बात की है कि जो भी requirements पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है फॉर गेटिंग देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड फॉर लिस्टिंग पर्पस. एंड सेकेंड वन इज CIS again for units listed, for CIS getting the units listed. तो इनको क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी है, दैट पावर इज ऑल्सो विद सेंट्रल गवर्नमेंट. ग्राउंड्स ऑन विच सिक्योरिटीज मे बी डीलिस्टेड. ग्राउंड्स ऑफ डीलिस्टिंग अंडर सेक्शन 21A(1). तो ये भी आएगा आपके, और कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स अलाउ कर रखे हैं, वो सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा. फॉर्म इन विच अपील कैन बी मेड टू सैट. ठीक है, अपील टू सैट अगेंस्ट डीलिस्टिंग. ये जो डीलिस्टिंग अगर हो गई है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कैसे कर सकते हैं सैट में, ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. देन इंक्वायरी, इंक्वायरी की पावर कैसे हो सकती है, इंक्वायरी जो हम ऑलरेडी 23I में अभी मैंने लास्ट बताया था. देन उसके अलावा अपील टू सैट और फीस कितनी होगी और एनी अदर मैटर विच इज रिलेटेड. तो ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग द पावर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंसिडर करेगी इसको. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर रहेगी टू मेक रूल्स इन द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड हियर. So these are the say powers which are with central government to make rules. Every rule under this act is laid before the each house of parliament. तो houses of parliament के सामने ये रखा जाता है, और for a total period of 30 days which may be comprised in one session or 2 or more successive sessions. And if before the expiry of session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification. तो वही चीज़ है कि यहाँ पे दोनों जो पार्लियामेंट के हाउस हैं आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके सामने ये रूल्स रखे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूवल. अगर सेम सेशन में हो गए तो ठीक है, नहीं तो सक्सेसिव सेशन में उनको रखा जाता है. आई होप यू आर अवेयर अबाउट, जैसे मॉनसून सेशन होता है, आपके विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो उसमें ये रखे जाते हैं. इसमें एक पॉइंट जो अपन ने देखा दैट इज लाइसेंस की बात की गई थी. तो लाइसेंस की बात का मतलब होता है कि अगर किसी को सिक्योरिटीज में डील करना है,
अगर किसी पर्सन को सिक्योरिटीज में डील करना है तो ही हैज़ टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने सेबी को जैसे अलाउ कर रखा है, तो वो किस प्रकार से लिया जाएगा, उसमें क्या फीस होगी, दैट शैल ऑल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स की बात हो गई। पावर्स, अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की क्या पावर्स हैं? ऑल्दो ये पावर्स भले दे रखी हैं, बट बेसिकली पावर्स हैं सेबी के साथ में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो वही चीज है कि पावर्स भले ही दे रखी हैं, बट जो प्रिवेलिंग बॉडी हो गई है वो हो गई है सेबी। तो लेट्स टेक आउट, देयर आर टू पावर्स विच आर गिवन टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट वन इज टू मेक रूल्स। फर्स्ट वन इज to make rules restricting voting rights. अब ये किसकी बात कर रहा है restricting voting rights कह करके? That is 7A। कौन सी रेगुलेशन में है? 7A में है ये, सेक्शन में, सॉरी रेगुलेशन बोला मैंने, सेक्शन 7A। तो सेक्शन 7A of the Act stipulates that recognized stock exchange may make rules or amend any rules made by it to provide for all or any of the following matters। तो यानी कि या तो एग्जिस्टिंग रूल को अमेंड कर देना या नया रूल बना देना, दोनों की पावर है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की। या तो कोई एग्जिस्टिंग रूल है उसको अमेंड कर देना या नया रूल बना देना इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग मैटर्स? फर्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स किसके? वोटिंग राइट मेंबर्स के, टू मेंबर्स only in respect of any matter placed before the stock exchange, in respect of any matter placed before stock exchange at any मीटिंग। यानी स्टॉक एक्सचेंज की अगर कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में कोई मैटर टेकअप करना है, उसके वोटिंग से रिलेटेड जो स्टॉक एक्सचेंज है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, वो अपने वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में रूल्स बना सकता है। सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग सो दैट ईच मेंबर मे बी एंटाइटल्ड फॉर वन वोट ओनली। तो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है वन imposing concept of one person one vote irrespective of your शेयर होल्डिंग। उसके हिसाब से नहीं, वोटिंग डाल दी, वन पर्सन वन वोट। यानी भले ही मेरे पास 40% शेयर होल्डिंग हो, डजंट मैटर, वन पर्सन वन वोट का अगर कॉन्सेप्ट डालना चाहे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर वोटिंग करवाने के लिए, तो देन इट कैन डू सो। रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर्स टू अपॉइंट एनी अदर मेंबर एज प्रॉक्सी तो टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रॉक्सी रिलेटेड पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? अपॉइंटमेंट प्रॉक्सी का हो सकता है या नहीं, वोट प्रॉक्सी दे सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड, एंड मैटर्स इनसिडेंटल देयर टू। इनसिडेंटल, सप्लीमेंटल देयर टू। सो फर्स्ट पॉइंट इज 7A, जो कि पावर्स है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की इन रिगार्ड टू
restriction of voting rights to the members in respect of any matter placed before stock exchange at any meeting. तो किसी भी मीटिंग में अगर कोई मैटर प्लेस हो रहा है उसके वोटिंग से संबंधित रूल्स बना देना, ये पावर हमने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को दे रखी है. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अगर चाहे तो शेयर होल्डिंग को भूल करके 1 पर्सन 1 वोट के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर सकता है. इस तरीके के रूल्स भी बना सकते हैं कि फॉरगेट अबाउट योर होल्डिंग, 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट चलेगा. चाहे आपके पास 10 शेयर हो या 10,000 शेयर्स हों, आपका एक ही वोट माना जाएगा. तीसरा हो गया प्रॉक्सी से रिलेटेड भी वो रूल्स बना सकते हैं कि प्रॉक्सी अपॉइंट होनी है नहीं होनी है, उसको वोट का अधिकार होगा नहीं होगा, इससे रिलेटेड. एंड मैटर्स इंसिडेंटल, यानी इससे इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन सब पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रूल्स बना सकता है. पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड कॉन्ग्रेंटली टू सेबी. अब ये वाली जो पावर्स हैं ये सेबी के पास में भी हैं. सेकेंडली, इससे रिलेटेड नो रूल्स ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मेड और अमेंडेड शैल हैव इफेक्ट unless it have been approved by CG, जो कि अब पावर एक्साइसेबल बाय सेबी है, and published by the government in official gazette. तो basically for all approval by CG, ये आपको चाहिए. अगर आप कोई रूल्स भी बना रहे हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो आपको अप्रूवल चाहिए CG का. प्रेजेंटली किसके साथ है ये पावर? सेबी के पास में है. तो प्रेजेंटली पावर्स आर एक्साइसेबल बाय सेबी ऑल्सो, पावर्स आर एक्साइसेबल बाय सेबी ऑल्सो. तो सेबी के पास भी ये पावर है. एंड देन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट. सो फर्स्ट पावर आपकी हो गई टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट. सेकंड पावर हो गई टू मेक बाय लॉज. तो वो भी ले लेते हैं हम. सेक्शन नंबर 9 में ये पावर दे रखी है टू मेक बाय लॉज. सेक्शन नंबर 9. अब स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की क्या पावर है इन रिगार्ड टू बाय लॉज, बट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी. तो प्रीवियस अप्रूवल आपको किसका चाहिए? ऑफ सेबी. सेबी का प्रीवियस अप्रूवल चाहिए, देन ओनली यू कैन डू सो. सो किस किस के बारे में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ मार्केट. तो ट्रेडिंग आवर्स, जैसे पहले 9:30 बजे मार्केट ओपन हो जाता था, अब जैसे वो ब्लॉक डील बल्क डील में हमने पढ़ा था तो 8:45 पे ओपन हो जाता है, 9:15 पे हो जाता है ओपन. तो ये सारी चीजें हैं कि कितने बजे ओपन होएगा, कितने बजे क्लोज होएगा. क्लियरिंग हाउस फॉर पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में किया था. क्लियरिंग हाउस जो कि सेटलमेंट करने का टाइम काम करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटलमेंट होगा. तो क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड कोई रूल बना देना फॉर पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने पूरा जब समझा था कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो प्लीज एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगी तो पूरा दिन इसी में ही निकल जाएगा, पूरा टाइम इसी में ही निकल जाएगा. तो उसमें हमने समझा था कि ट्रेडिंग होती कैसे है, जिसमें हमने कहा था कि डीपी कनेक्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज से, और स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, बीएससी का अलग है, एनएससी का अलग है, जहाँ पे सारे सेटलमेंट होते हैं. और इसमें किस प्रकार से होंगे, जैसे अभी रिसेंटली भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पासिंग ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स, रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस, सबसे रिलेटेड
स्टॉक एक्सचेंज रूल्स बना सकता है. सबमिशन टू सेबी बाय क्लियरिंग हाउस as soon as may be after each periodical settlement of all or any of the following particulars to SEBI. तो किससे रिलेटेड और रूल्स बना सकता है? सबमिशन टू SEBI by clearing house regarding following. Total number of each category of securities carried over. कितने का सेटलमेंट हुआ? सेटलमेंट डिटेल्स. डिलीवरी कितने शेयर्स की हुई, तो डिलीवरी डिटेल्स. टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी एक्चुअली डिलीवर्ड, एक्चुअल डिलीवरी कितने की हुई. स्क्वायर अप कितने हुए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, स्क्वायर्ड अप. बाइंग सेलिंग दोनों एक ही दिन हो गई तो स्क्वायर्ड अप बोलते हैं उसको. या फिर जो डेरिवेटिव होता है, जैसे एक तो सिंपल स्क्वायर्ड अप क्या होता है, मैंने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, दोनों हो गया ट्रांजैक्शन, खरीदना बेचना दोनों हो गया स्क्वायर अप. एक ये भी होता है कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है, उसमें एक ड्यू डेट होती है, तो ड्यू डेट को अपने आप स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्क्वायर अप यानी खत्म कर देगा, उसको एक्सपायर हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कितने हुए, इन सब की डिटेल जाती है. ब्लैंक ट्रांसफर से रिलेटेड रेगुलेशन. Blank transfer you must have done in company law, तो I am not repeating here. वहां से बहुत अच्छे से आपने किया होगा, डेफिनेट सी बात है, कंपनी लॉ में बहुत अच्छे से आपने समझा होगा. तो इससे रिलेटेड रेगुलेशन. देन डिटर्मिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मार्केट रेट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट रेट्स ऑफ सिक्योरिटीज. देन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डेरिवेटिव्स के कैसे होंगे. देन किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इससे रिलेटेड ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं. आप इसमें से कोई भी जो आपको आसान लगे वो करीब 7-8 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इन सब पॉइंट्स पे क्या दे रखा है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी. सस्पेंशन किस केस में हो सकता है, ट्रेडिंग पे सस्पेंशन, कैंसिलेशन वगैरह. मेथड एंड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर डिस्प्यूट्स और सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन. देन लेवी एंड रिकवरी ऑफ फीस, फाइन्स. fees, fines, penalties. Regulation of the course of business between parties to contract in any capacity. Fixing brokerage, कितना brokerage हो सकता है. So these are the various points. Then brokers के related functions उसको regulate कर सकता है stock exchange. So these are the points which are given. तो आप इनमें से कोई भी जो भी आपको easy लगे उसमें से 7-8 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. देन इसके अलावा वॉल्यूम के ऊपर लिमिटेशन लगा देना. लिमिटेशन ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डन बाय इंडिविजुअल मेंबर. लिमिटेशन ऑन ट्रेड वॉल्यूम बाय ब्रोकर्स. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स on which stock exchange can make rules, bylaws with the previous approval of SEBI. Let's take up further.
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके आपको दे रखा है, रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिट एनी कोलेटरल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स। ये सारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैंने आपको स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी बताया था। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेन फंक्शन फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये मेन काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स जो कि एग्जीक्यूट हुए हैं, एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। To bring and sustain confidence, to promote, maintain short and consistent settlement cycle, to promote जैसे अपने यहाँ T+2 का कॉन्सेप्ट है तो कैसे होगा वो सारा दैट शैल बी डिसाइडेड बाय दिस स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो सारा काम करता है। सेक्शन 8A1 प्रोवाइड्स दैट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये तो हमने क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर कर सकता है किसकी, ड्यूटीज ऑफ क्लियरिंग हाउस से किसको, टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो कॉर्पोरेशन अब अपने सेटअप हो गई है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अब ये सारे काम होते हैं कॉर्पोरेशन, बट विद प्रायर अप्रूवल किसका, सेबी का। ठीक है, तो ये जो सारे जो फंक्शंस हैं रिलेटिंग टू सेटलमेंट ट्रांसफर, ये क्लियरिंग हाउस, पहले क्लियरिंग हाउस में होते थे। क्लियरिंग हाउस जो कि स्टॉक एक्सचेंज का ही एक पार्ट होता था। अब वो ट्रांसफर होकर के एक सेपरेट बॉडी में जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, सेपरेट कंपनी में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और इसका क्या काम होता है, पीरियोडिकल सेटलमेंट काम होता है, पीरियोडिकल सेटलमेंट। तो यानी कितना शेयर्स में डील हुआ, कितने बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, डिलीवरी एंड पेमेंट, डिलीवरी कितने की हुई, पेमेंट कितने का हुआ, और एनी मैटर इंसिडेंटल टू दैट, यानी कोई भी मैटर जो इससे रिलेटेड हो। इसके बाद आपके टॉपिक दे रखा है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। So, Section 9(3) of the Act provides that the bylaws may specify the bylaws, the contravention which shall make a contract entered into otherwise than in accordance with the bylaws void. Provide that contravention of any of the bylaws shall render the member concerned liable to one or more of the following punishment. तो यानी अगर आपने bylaws का fulfillment नहीं किया, जो भी अभी अपन ने ऊपर बायलॉज पढ़े हैं, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बायलॉज, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, देन फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन सच मेंबर, एक्सपल्जन हो सकता है ऐसे मेंबर का, उसको हटा दिया जा सकता है फ्रॉम मेंबरशिप, सस्पेंशन हो सकता है मेंबरशिप का, और क्या हो सकता है, एनी अदर पेनल्टी ऑफ लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्विंग
पेमेंट ऑफ मनी. सो और किसी इसी प्रकार के नेचर का जिसमें कि मनी में नॉट बी इन्वॉल्व, तो वो इसके ऊपर ऐसे मेंबर के ऊपर जिसने वायलेशन किया है उसके ऊपर लगाया जा सकता है. सो दीज आर द पॉइंट्स. इसके बाद देखिएगा पावर्स ऑफ सेबी जो हमने कर लिया है टॉपिक. इसके बाद कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, अभी मैं वो नहीं ले रही, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटीज, उनको हटा करके अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रही हूं मैं वो दूसरे टॉपिक ले रही हूं. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सो प्लीज नोट इट डाउन. Listing of securities. So section 21 of the act provides where the securities are listed on application of any person in any recognized stock exchange, such person shall comply with the condition of SEBI LODR. तो सबसे पहले है सेक्शन नंबर 21, compliance of SEBI LODR. इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा हर कंपनी को which makes an application for the purpose of getting listed. Then टॉपिक आपको दे रखा है 21A जो कि है डीलिस्टिंग के बारे में, जो अभी हमने ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में भी पढ़ा था. Section 21A provides that a recognized stock exchange may delist the securities after recording the reasons therefore from any recognized stock exchange on any of the grounds as may be prescribed under this act. So recognized stock exchange RSE, recognized stock exchange may delist any company, ठीक है, after recording the reasons, after recording the reasons कि क्यों इसको डीलिस्ट किया जा रहा है, वो रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इट कैन डीलिस्ट एनी कंपनी. द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी डीलिस्ट अनलेस द कंपनी कंसर्न्ड इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी of being heard shall be provided. ठीक है, कंसर्न कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड. A listed company or aggrieved investor may file an appeal before SAT against the decision of recognized stock exchange delisting the securities within 15 days. Now this has to be remembered. Aggrieved. For aggrieved company or investor. Aggrieved किससे? Order of delisting. इससे अगर आप aggrieved हैं तो फिर अपील किससे आप करेंगे? अपील आप कर सकते हैं सैट में. कितने दिन में? विद इन 15 डेज. ठीक है. सो within 15 days from the date of such decision by recognized stock exchange delisting the securities and the provisions of section 22B to 22E shall apply. तो ये जो प्रोविजंस हैं ये अभी हम देख लेंगे क्योंकि ये वैसे भी सेबी वाले चैप्टर में भी हमने देखे थे.
The SAT, if satisfied the company was prevented by sufficient cause from filing an appeal within the period, allow it to be filed within a further period not exceeding 1 month. तो ये 15 days का जो लिखा हुआ है, condonation of delay is allowed, not exceeding 1 month, 1 महीने से ज्यादा नहीं. लेकिन इसके बाद आपको दे रखा है लिस्टेड कंपनी और अग्रीव्ड इन्वेस्टर में फाइल एन अपील बिफोर सैट against the decision of recognized stock exchange as per the procedure which is laid in SAT. ये हो गया आपका कि अगर आपको डीलिस्ट कर दिया गया है, डीलिस्ट अगर कर दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं. सो दिस इज द होल सेक्शन 21A की डीलिस्टिंग की पावर जिसमें दे रखी है, और डीलिस्ट अगर हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं. दिस होल इज गिवन. नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है राइट टू अपील. सो राइट टू अपील किसके अगेंस्ट में अपील. राइट टू अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी. सॉरी, दिस इज न्यू टॉपिक. यहाँ पे आपने लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगाई लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, स्टॉक एक्सचेंज को उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दिया. तो वेयर द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ एनी पावर गिवन टू इट बाय लॉज रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ एनी पब्लिक कंपनी और CIS ऑफ एनी पब्लिक कंपनी पब्लिक CIS. ठीक है. द कंपनी और स्कीम शेल बी एंटाइटल्ड टू फर्निश विद रीजंस फॉर सच रिफ्यूजल एंड मे विद इन 15 days from the date on which reasons for such refusal are furnished, or where the stock exchange has failed to dispose of within the specified time as per section 40 of Companies Act the application for permission of shares to be dealt on the stock exchange within 15 days from the expiry of specified period. तो बहुत सारी बातें इसने बोल दी. तो इसमें दो बातें हैं जहां पे आपको रिफ्यूज किया गया क्लियरली, तो रीजंस जो आपको मिले, ठीक है, ठीक है, रीजंस जो आपको मिले रिफ्यूज करने की, इस कारण से हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं. तो रीजंस के विद इन 15 days में, ठीक है, रीजंस ऑफ रिफ्यूजल के विद इन 15 days में, या फिर जहां पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन ही नहीं हुई, नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, वो एप्लीकेशन डिस्पोज ही नहीं हुई, डिस्पोज्ड ऑफ एज पर टाइम mentioned in section 40 of Companies Act. तो Companies Act के अकॉर्डिंग वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो विद इन 15 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के खत्म होने के जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है कि स्टॉक एक्सचेंज इतने दिन में आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देगा, उसके एक्सपायरी के विद इन 15 days या फिर जहां पे आपको रीजन दिया गया है उसके विद इन 15 days में क्या हो सकता है, विद इन 15 days और विद सच फर्दर पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 1 month, कंडोनेशन
कंडोनेशन बाय 1 month, यानी 1 महीने तक का कंडोन कर सकते हैं आपका डिले. As the central government allow appeal to central government against such refusal. Appeal to CG, यानी ऐसे केस में जहां आपको रिफ्यूज कर दिया गया है वहां पे स्टॉक जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, चाहे वो कोई पब्लिक कंपनी हो चाहे CIS हो, इट कैन मेक एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट सच रिफ्यूजल. और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है? वेरी, यानी कि चेंज कर देना, सेट असाइड, ठीक है. और द डिसीजन of recognized stock exchange. This is the power of central government, that central government can do such thing. सो बेसिकली एक कंपनी या एक CIS जो कि लिस्ट होना चाहती थी, या तो उसको लिस्ट नहीं किया तो उसकी जो भी रीजंस थी उससे 15 दिन, या फिर आपकी जितने टाइम पीरियड में एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी थी वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो जो भी टाइम पीरियड आपके सेक्शन 40 में दे रखा है कंपनीज एक्ट के, वो एक्सपायर होने के विदिन 15 दिन कंडोनेशन अलाउड है 1 महीने का. आप अपील कर सकते हो कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में. और सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर ये पावर है कि उस डिसीजन को जो स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है उसको चेंज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. देन आप साथ में आप अपील यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट टू अपील टू SAT. अपील टू SAT. SAT में भी इस डिसीजन के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो. सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, विद इन 15 days ऑफ रिफ्यूजल, या फिर जहां पे कि उसने डिस्पोज ऑफ नहीं की तो विद इन 15 days of such expiry and can be extended up to 1 month. ठीक है. Condonation of delay is allowed within such period not exceeding 1 month as SAT on sufficient cause may allow. Appeal to SAT, और SAT क्या कर सकता है? Again change the decision of stock exchange. ठीक है. Every appeal, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ same procedure as that of CG. तो CG वाला ही प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा, बस नाम आ जाएगा SAT का. इसके बाद आपको दे रखा है एवरी अपील शेल बी इन द फॉर्म अकम्पनीड. वो जो फीस वगैरह जो भी इम्पोज है फीस साथ में लगानी पड़ेगी. SAT shall send a copy of every order made by it to SEBI and parties to the appeal. SEBI और parties के पास वो अपना ऑर्डर देती है SAT. तो ये बेसिक प्रोसीजर आपको दे रखा है. एक इसमें टॉपिक दे रखा है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ SAT दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन SEBI चैप्टर, which relates to summon issue करना, enforcing attendance of person, examining them on oath, requiring the discovery and production of document, receive evidence on affidavit, issuing commissions for examination of witness and reviewing its decision, then dismissing any application, setting aside any order of dismissal or any other matter which is involved. So that we have already done in SEBI chapter. उसमें भी आया था. Right to legal representation, company secretary, the appellant may either appear in person or authorize one or more chartered accountant, company secretary, cost accountant or legal practitioner or any other officer to present on his behalf. Again that is done. Limitation Act shall apply. ठीक है. Shall as far as may be applied to appeal made to SAT. Then civil court has no jurisdiction. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लीज रिमेंबर इट. हमने SAT में कर लिया था इसलिए मैं जल्दी करवा रही हूँ. ठीक है. और SAT के अगेंस्ट में आप कहाँ अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में. सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. इसके बाद देखिएगा, तो ये बिल्कुल मैंने जल्दी आपको इसलिए कराया, प्लीज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन SEBI चैप्टर. सो आई एम जस्ट मेकिंग यू रिमेंबर. जो पर्सन है उसके अगेंस्ट उसका रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? CA, CS, CMA या एडवोकेट.
दूसरा लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है। नो सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जो कि सैट की पावर है, उस पर सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और सैट के बाद आप अपील कहाँ कर सकते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपको पेनल्टीज करके एक टॉपिक दे रखा है और उसमें काफी सारी पेनल्टीज दे रखी है, तो एक बार ये वाले टॉपिक्स भी देखें। सो पेनल्टीज में बॉक्स वाइज कुछ पेनल्टीज बनी हुई हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न्स, ठीक है, जो दे रखी है, नॉट लेस देन 5 लाख रुपए विच में एक्सटेंड टू 25। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन वेयर नो सेपरेट पेनल्टी इज प्रोवाइडेड, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न, वो अगर फाइल नहीं किया तो 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। पेनल्टी टू फेल इनटू एन अग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, 1 लाख सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़। टू फेल टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवियंस, 1 लाख subject to the maximum 1 crore. Then failure to segregate securities or monies of client or clients, then 1 lakh subject to the maximum 1 crore. Then उसके बाद आपको दे रखा है लिस्टिंग कंडीशन से अगर कंप्लाई नहीं किया तो 5 लाख अप टू 25 करोड़। देन डीमटीरियलाइजेशन नहीं किया, 5 लाख अप टू 25 करोड़। और लास्ट है फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, 5 करोड़, 5 करोड़ अप टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट गेन्ड। सो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। आई विल टेक इट अगेन टुमारो कि पेनल्टीज वाले टॉपिक में क्या है, और फिर अगेन बहुत सारे टॉपिक सेटलमेंट, रिकवरी वगैरह सब आपने कर रखा है सेबी वाले चैप्टर में, तो मैं थोड़ा सा जल्दी लूँगी। जल्दी इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि मेरे को जल्दी से, मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हवाओं में कोर्स चलाऊंगी। इट्स सिंपली दैट यू हैव ऑलरेडी डन इट, सो वी विल जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।